बात करने वाले हैं सोलबिलिटी की। इसकी बात करने वाले हैं सोलबिलिटी यानी विलेयता। ठीक है, सोलबिलिटी। ठीक है, ये जी डियर, इसका क्या मतलब है विलेयता, है ना। विलेयता डियर ये बताता है कि अब विलयन में, ठीक है ना, और अधिक विलेय नहीं घुल सकता। ठीक है, क्या बोला मैंने कि विलेयता ये बताता है, विलेयता ये बताता है कि जो विलयन है, ठीक है ना, विलयन में उस ताप पर, ठीक है ना, जिस ताप पर विलयन है और विलायक की मात्रा के हिसाब से, ठीक है, विलायक की मात्रा के हिसाब से और अधिक विलेय अब नहीं घुल सकता, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। मतलब ये जब विलयन में विलेय घोलते हैं तो उसकी भी एक क्या है, लिमिट है। क्या है, लिमिट है। और उस लिमिट के बाद उससे अधिक मात्रा विलेय भी हम नहीं घोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतम मात्रा विलेय की अधिकतम मात्रा जो किसी विलयन या किसी विलायक की निश्चित मात्रा में एक निश्चित ताप पर घोली जा सकती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विलेयता। अब मैंने इसको 3-4 तरीके से समझाया, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप समझने की कोशिश करो कि विलेयता उस टर्म को डिफाइन कर रहा है, या विलेयता उस टर्म को डिफाइन कर रहा है कि अब विलयन में और अधिक मात्रा हम विलेय की नहीं घोल सकते। इजी, ठीक है। तो हम तीनों टाइप के जो द्रव विलयन होंगे, यानी ठोस का द्रव्य विलयन, गैस का द्रव्य विलयन और द्रव का द्रव्य विलयन, ठीक है ना, उन तीनों के लिए हम आज विलेयता की बात करेंगे। ठीक है, आज तो हम केवल दो पे बात करेंगे कि ठोस का द्रव्य विलयन, है ना, उसमें कैसे प्रभाव पड़ता है ना, और गैस का द्रव में, है ना, इन दो पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, इसको कहानी के तरीके से सुनो, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, है ना। अब एक्चुअली ये डियर हो क्यों रहा है, ये समझने वाली बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि विलेयता जो है ये विलेय और अधिक घुल क्यों नहीं रहा विलयन में, ये समझने वाली बात है। तो एक्चुअली ये डियर इन 4 बातों पे डिपेंड करती है। कितनी बातों पे, 4 बातों पे, कि भैया विलायक और विलेय की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है ना, और ताप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस ठोस या गैस उस द्रव पर। इतनी बात समझ में, कुछ नहीं करना। अच्छा, प्रकृति का मतलब ये समझ ना कि भाई झगड़ालू आदमी सुनेगा तो झगड़ा ही तो होगा, है कि नहीं। एक झगड़ालू आदमी अगर एक थोड़ा सा ठंडा आदमी है तो शायद झगड़ा ना हो, है कि नहीं। इसी तरीके से प्रकृति है कि वो प्रकृति उस विलेय और विलायक की प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी विलयन को, वो हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डियर बात करते हैं कि ठोस का द्रव में विलयन अगर है तो उसकी विलेयता पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठोस का द्रव में विलयन, ठीक है ना, और उस विलयन की हम क्या करने वाले हैं, विलेयता पर चर्चा करने वाले हैं। इजी डियर, इजी, ठीक। तो एज अ ठोस के रूप में हमें क्या मिलेगा डियर, यहाँ पे विलेय जो होगा किस फॉर्म में होगा, ठोस के फॉर्म में होगा, और जो विलायक होगा किस फॉर्म में होगा, द्रव के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल द्रव विलयन है। ठीक डियर, ये क्या होता है, जैसे NaCl, कैसी NaCl मतलब नमक है। जब आप नमक को पानी में घोलते हो, किसमें घोलते हो, पानी। एक लिमिट है डियर, एक लिमिट के बाद क्या होगा डियर, और अधिक NaCl नहीं घुलेगा, है कि नहीं, और अधिक NaCl नहीं घुलेगा। वैसे ही एंथ्रोसीन, क्या चीज, एंथ्रोसीन को डियर अगर बेंजीन में घोलोगे उसकी भी क्या एक है, लिमिट है। ठीक है, उस लिमिट के बाद वो नहीं घुलने वाला। ठीक है, अब देखो डियर प्रकृति का क्या मतलब है, ये बोलता है डियर कि जैसे NaCl है ना, आप NaCl को बेंजीन में नहीं घोल सकते, NaCl को बेंजीन में नहीं घोल सकते, और एंथ्रासीन को पानी में नहीं घोल सकते। क्यों, ऐसा क्यों, सुनो, आपकी बुक में एक क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डियर कि जो ध्रुवी विलेय को
ध्रुवीय विलायक क्या करेगा, ध्रुवीय विलायक ही घोल पाएगा, है ना, और अध्रुवीय वाले को अध्रुवीय विलायक। इसका मतलब यह समझो कि जैसे NaCl है डियर, NaCl Na+Cl- एक क्या है, ध्रुवीय विलेय है, तो ये केवल H2O H+OH- में ही घुल पाएगा, ठीक है ना। तो ध्रुवीय विलेय को ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय जैसे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, तो उनको अध्रुवीय विलायक में ही यानी बेंजीन जैसे बेंजीन में ही घोल सकते हैं। ये तो बात हो गई डियर विलेय और विलायक की प्रकृति की, ठीक है ना। यानी NaCl तो कतई नहीं घुलने वाला बेंजीन में, बहुत थोड़ी वो मात्रा हो सके घुल जाए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा नहीं ही घुलेगा। यानी ये मान के चलो कि NaCl तो बेंजीन में घुलना ही नहीं है, यानी कोई भी ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलेय में नहीं घुलेगा, और कोई ध्रुवीय विलायक किसी अध्रुवीय विलेय को नहीं घुल सकता। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। यानी समान प्रकृति वाले विलायक ही अपने समान प्रकृति वाले विलेय को घोल सकते हैं। इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखोगे आप, ठीक है। अब यार इसके बाद दो टर्म आते हैं, एक टर्म होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है, संतृप्त विलयन। एक होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन डियर, संतृप्त विलयन होता है जिसमें हम विलेय की क्या रखते हैं, अधिकतम मात्रा रखते हैं। विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है, और इसमें और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, ठीक है ना। अब इसमें क्या नहीं कर सकते, और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। ऐसे विलेय को क्या बोलते हैं डियर, संतृप्त विलयन। यानी वो संतृप्त हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है ना। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, उसमें विलेय की और मात्रा क्या हो सकती है, घुल सकती है। उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। बात समझ डियर, संतृप्त विलयन वो है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा डियर घुल चुकी है, अब और अधिक मात्रा विलेय की नहीं घुलेगी, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलेय की कुछ और मात्रा अभी भी क्या होती है, घुल सकती है, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। तो डियर जब हम विलेयता की डिफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं कि संतृप्त विलयन में, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि संतृप्त विलयन में अब और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती। संतृप्त विलयन में क्या बोलते हैं कि संतृप्त विलयन में विलेय की अब और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, अतः उस विलयन की जो सांद्रता होगी उसी को क्या बोलेंगे, विलेयता। ये न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी हो गई कि संतृप्त विलयन में अधिक विलेय की मात्रा अब नहीं घोली जा सकती, अब और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, अतः विलयन की उस सांद्रता को विलेयता कहते हैं। डियर याद रखोगे, ठीक है ना। मैंने एक तो उसका एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी बताया है, विलेयता का क्या एक्चुअल मतलब होता है, उसको आप कैसे न्यूमेरिकली यानी उसको कैसा मतलब अगर कोई बोलेगा तो सोलिबिलिटी कैसे निकालोगे, वो ये डिफिनेशन दोगे आप, ठीक है ना। उसकी जो सांद्रता होगी संतृप्त विलयन की वही क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हो आप कि संतृप्त विलयन की सांद्रता, संतृप्त विलयन की सांद्रता, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा समझना है डियर, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं इसमें, है ना, समझ में आया, ठीक है। अच्छा डियर अब क्या हुआ, अब मैंने विलेय और विलायक की प्रकृति की बात कर ली कि भैया ध्रुवीय वाला ध्रुवीय में, अध्रुवीय वाला ध्रुवीय में घुलेगा। अब दाब और ताप का बोलते हैं, तो डियर जो दाब का प्रभाव तो डियर क्या हुआ, दाब का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि डियर अगर आप दाब लगाओगे, ठीक है ना, तो ठोस पे, इस पे मान लो ठोस है, इस पे प्रेशर बढ़ाने पे इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला,
ना आकार चेंज होगा, ठीक है, ना आकृति, तो इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। और द्रव भी क्या होती है, बहुत असंपीड्य होती है, उसको बहुत अधिक दबाया जा नहीं सकता, तो उस पर भी बहुत दाब का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, तो दाब के प्रभाव से विलेयता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात क्लियर डियर। डियर ताप का प्रभाव देखते हैं, ताप का प्रभाव देखते हैं, ठीक है ना, ताप का प्रभाव देखते हैं। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ डियर, एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है जब आप, ठीक है, मान लो आपका ये विलायक है ना, क्या है, विलायक है, इसमें जब आप विलयन बोलना शुरू करते हो, क्या बोलना शुरू करते हो, विलय बोलना शुरू करते हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, विलय घुलता जाएगा, है कि नहीं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विलय को विलायक में घोलने की प्रक्रिया, ठीक है ना, या विलय का विलायक में मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विलीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, विलीनीकरण या घुलना बोलते हैं, है ना। सिंपल, ये तो आप जानते हो घुलना का क्या मतलब हो भाई, इसका इसमें मिल जाना, है ना, घुलना बोलते हैं, है ना डियर। जब घुलते घुलते एक ऐसा समय आता है जब वो विलयन क्या हो जाता है, संतृप्त विलयन हो जाता है। कैसा विलयन हो जाता है, संतृप्त विलयन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है डियर, उस विलयन से, ठीक है ना, उस विलयन से विलय की मात्रा अलग होकर क्रिस्टलीकृत होना शुरू हो जाती है। मतलब डियर इसका क्या हुआ, मान लो ये विलयन है, ठीक है ना, आप विलय की मात्रा बोल रहे हो, जब एक गतिसाम स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना, गतिसाम स्थापित हो जाएगा, तो विलय की कुछ मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी डियर, यहाँ पे बैठना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगी। मतलब थोड़ा ज्यादा मात्रा घोलोगे, थोड़ी मात्रा बैठती जाएगी, धीरे धीरे ये विलयन जब संतृप्त विलयन हो जाएगा डियर, तो आप जितनी मात्रा इसमें घोलोगे उतनी मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, गतिक साम्यावस्था। इसको आप थोड़ा बहुत उसमें पढ़ चुके हैं, आपने क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, साम्यावस्था वाले चैप्टर में, ठीक है ना, फिर भी समझने की कोशिश करो। तो जब डियर गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, उस केस में जितना आप घोलते हो, जितना एटम, उतना ही एटम क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकृत हो जाता है। क्रिस्टलीकृत मतलब कि यहाँ पे बैठ जाता है इस तरीके से, है ना, क्रिस्टलीकृत हो जाता है, ठीक है, बात समझ आई। तो उस केस में क्या हुआ डियर, अब देखो इतनी बात समझ आ गई कि घुलना क्या हुआ और क्रिस्टलीकृत करना क्या हुआ, और संतृप्त विलयन हमारे केस में जितनी मात्रा डालोगे आप उतनी मात्रा बैठ जाएगी। ये सारे बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें इजी है, ठीक है ना, क्लियर। अब ताप का प्रभाव क्या होता है, ताप का प्रभाव क्या होता है वो समझो डियर। ताप का प्रभाव, जब आप गतिक साम्यावस्था पढ़ते हो डियर, तो वहां पे एक डेल्टा एच टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो, डेल्टा एच, क्योंकि यहाँ पे विलयन के लिए बात कर रहे हैं तो हम डेल्टा एच ऑफ विलयन बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल दिया हमने, डेल्टा एच ऑफ विलयन। डियर होता क्या है, अगर जो ये अभिक्रिया हो रही है, विलय की विलायक में घुलने की जो क्रिया हो रही है, उस पे डिपेंड करेगा कि ताप का कैसे इफेक्ट करेगा। मतलब डियर कई बार क्या होती है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, है ना, और विलय का जो विलायक में घुलने की क्रिया है उष्मा शोषी क्रिया है, मतलब उष्मा को एब्जॉर्ब करने की क्रिया है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे डियर, उतना वो उष्मा एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतनी ही विलय तेजी से विलयन में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बात समझ आ रही। अगर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 डियर, तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी, ठीक है। अगर ये क्रिया विलय की विलायक में घुलने की क्रिया डियर उष्मा शोषी होगी, तो विलयता क्या हो जाएगी डियर, विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर डेल्टा एच ऑफ विलयन लेस देन 0 यानी उष्मा क्षेपी, अगर डियर वो क्रिया विलय की विलायक में जो मिलने की क्रिया में अगर डियर उष्मा निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विलयता घट जाएगी। कैसे घटेगी समझा रहा हूं मैं, कैसे घटेगी समझाता हूं। मान लो डियर कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डियर, ठीक है ना, हीट तो रिलीज होगी, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो डियर जो चीज ऑलरेडी घुल के कुछ ना कुछ हीट निकाल रही है, आप टेम्परेचर के माध्यम से वो हीट निकाल दोगे, तो वो विलय में घुलेगा ही नहीं,
हीट तो पहले ही मिल जा रही है उसको, है ना, तो वो प्रोसेस ठप हो जाएगी, जो विलेय की विलेय में घुलने की प्रोसेस है ठप हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो? होता क्या है, मान लो इसके पास डियर 80 जूल है, कितना जूल है, 80 जूल है, वो क्या करेगा, इसमें घुलेगा, विलेय विलायक में घुलेगा, मान लो ये 60 जूल लेके घुलता है इसमें, कितना, तो 20 जूल क्या कर दिया इसने, रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, 20 जूल रिलीज कर दिया। डियर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे हर एटम की, हर अणु की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना डियर। जब अगर फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसकी एनर्जी मान लो फिर से 80 जूल हो गया डियर, तो ये 60 जूल पे घुला था, 80 जूल पे नहीं घुला था, बात समझ आ रही है? जैसे ही 80 जूल मिलेगा डियर, ठीक, ये क्या हो जाएगा, विलायक से बाहर आ जाएगा, विलायक से बाहर आ जाएगा, तो डियर जो घुला था वो क्रिस्टलीकृत हो गया, यानी विलेयता क्या हो गई डियर, घट गई। बात समझ में आई डियर, बात समझ में आई? ठीक है, आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या आता है डियर, इसके बाद बात करते हैं हम गैसों की द्रव में विलेयता को देखते हैं, ठीक है ना। आसान है, कुछ ज्यादा समझना नहीं था। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, विलेयता किसको बोलते हैं, संतृप्त विलयन की जो सांद्रता होती है उसे विलेयता बोलते हैं। दाब का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं डियर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 यानी उष्मा शोषी क्रिया होगी तो विलेयता बढ़ जाएगी, डेल्टा एच अगर लेस देन है उष्मा क्षेपीय क्रिया है, विलेयता घट जाएगी। ये मैंने यहाँ समझा दिया और आपको समझा दिया कि पहले विलेय की मात्रा घोलोगे, धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे घोलते जाओगे कुछ ना कुछ अणु यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैठना शुरू हो जाएंगे, जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था आएगी जब विलयन आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा, यानी विलेय कुछ भी मात्रा अब इस विलयन में नहीं घुलने वाली है। उस केस में अगर आप विलेय डालोगे तो जितना विलेय आप इसमें घोलोगे उतनी ही संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, गतिक साम्य बोलते हैं। क्लियर डाउट डियर, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गैस का द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस का द्रव में विलेयता, ठीक। इसकी बात करने वाले डियर गैस का द्रव में विलेयता, ठीक है। यार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आपकी बुक में क्लियर दिया हुआ एक्सपेरिमेंट, बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, आप पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ डियर। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया डियर, ठीक है। मान लो ये विलयन है, क्या है, विलयन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई गैस है, क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है कोई, ठीक है। ये विलयन हो गया, ये गैस हो गया, गैस के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ डियर, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक बार रखा W1 वेट का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं डियर। जब W1 वेट का बार रखा गया, मान लो इसमें 5 इसके इस गैस के 5 अणु इसमें इस विलयन में घुले हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ डियर, अब क्या करा उन्होंने, अब उन्होंने क्या करा डियर, बाट बढ़ा दिए, जो यहाँ पे बाट रखा हुआ था इस सिस्टम पे, इस बाट को क्या करा उन्होंने, बढ़ा दिया, मान लो 2 बाट कर दिए, ठीक है ना। कितने बाट कर दिए, 2 बाट कर दिए, ठीक है। तो डियर जब बाट बढ़ाओगे तो ये जो पिस्टन है नीचे आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और नीचे कर दो इसको, यहाँ आएगा मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से बाट यहाँ पहुंचाए और ये इसको दबा के यहाँ ले आया, ठीक है। अब जो जगह इतनी थी, अब इतनी जगह बची, अब गैस कितनी जगह में है, इतनी ही जगह में डियर। तो अब देखो इतनी जगह में गैस है, पहले डियर 3-4 मॉलिक्यूल इस सरफेस को टच कर रहे थे, अभी इस सरफेस को ज्यादा लोग टच करेंगे, बात समझ आ रही। जो गैस के मॉलिक्यूल है इस सरफेस को ज्यादा टच करेंगे, इस वाले गैस में कम टच कर रहे थे। तो डियर ये बोला गया जो गैस का द्रव में विलेयता है, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, दाब का प्रभाव, ठीक है ना, किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो ये बोला गया डियर जो W1 में था तो विलेयता क्या थी, कम थी, यहाँ पे कम ही अणु इस सरफेस पे टच कर रहे थे। जैसे हमने विलेयता बढ़ाया डियर, ये आयतन घटा लेकिन अणुओं की संख्या सेम रही, तो इस सरफेस को टच करने वाले अणु क्या हो गए डियर, बढ़ गए। जब सरफेस को टच करने वाले डियर अणु बढ़ जाएंगे तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल है ज्यादा रेट से घुलना शुरू हो जाएंगे, है ना, इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब दाब बढ़ाते हैं डियर, दाब बढ़ाने से
ठीक है ना। विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसमें, किसमें, गैस में, किसमें, गैस में। लेकिन किसी निश्चित ताप पे बात हो रही है, किसी निश्चित ताप पे बात हो रही है, ठीक है। अगर किसी फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो दाब की जो दाब बढ़ाओगे अगर आप, तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डियर, एक वैज्ञानिक थे हेनरी, ठीक है ना। कौन थे, हेनरी। उन्होंने क्या स्टेटमेंट क्लियर बोला, मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट। उन्होंने बोला डियर कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव तथा विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। उन्होंने बोला डियर, उन्होंने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं हम हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम, ठीक है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डियर देख के हमने ये बोल दिया कि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इस सरफेस पर आने वाले गैस के अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। जब गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला। मैं उस स्टेटमेंट को एज इट इज लिखता हूँ कि स्थिर ताप पर, किस ताप पर डियर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव तथा अथवा विलयन की सतह पर, ठीक है, विलयन की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। डियर, एज इट इज लिखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने इसको कॉपी करके लिखा, ठीक है। ये रूल्स है तो उसको थोड़ा उसी फॉर्म में रखना अच्छा होता है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव तथा विलयन की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि दाब बढ़ाओगे डियर तो विलेयता भी बढ़ जाएगी, दाब घटाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर उसके बाद डाल्टन ने भी कुछ बोला डियर, डाल्टन ने भी उसी चीज को बोला, ठीक है ना, कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया डियर कि जो द्रवीय विलयन है उसकी भी विलेयता आंशिक दाब पर ही निर्भर करती है। उन्होंने भी यही चीज बोला था, लेकिन उसके बाद और डिराइव किया गया, उसके बाद और भी चीजें डिराइव हुई। तो डिराइव होने के बाद डियर अगर विलेयता बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, विलेयता बढ़ रही है डियर, तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे मोलों की संख्या बढ़ेगी। किसके मोलों की संख्या बढ़ेगी, गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी, तभी तो इस विलयन में विलेयता बढ़ेगी, मतलब मोलों की संख्या बढ़ेगी। यानी मोलों की संख्या डियर बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, बात समझ आ रहा है डियर, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उन्होंने बोला कि अगर, चूंकि विलेयता क्या है डियर, विलेयता बढ़ने का मतलब अणुओं की संख्या क्या हो रही है डियर, बढ़ रही है ना। अणुओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो विलेयता बढ़ रही है, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी डियर तो मोलों की संख्या बढ़ेगी, मोलों की संख्या बढ़ेगी, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल अंश के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल अंश के प्रोपोर्शनल होगा। तो डियर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था जो विलेयता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया था कि P प्रोपोर्शनल टू विलेयता। बात समझ में डियर, क्या बोला था कि P प्रोपोर्शनल टू विलेयता, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि विलेयता किसके प्रोपोर्शनल है, मोल अंश के। ये भी किसने बताया था, हेनरी ने बताया था कि भैया P को क्या कर दो, अब किसके प्रोपोर्शनल कर दो, मोल अंश के प्रोपोर्शनल कर दो। किसका मोल अंश, ठीक है, गैस के अणुओं का गैस का मोल अंश किसमें, इस विलयन में, ठीक है। तो जो गैस के द्वारा सतह पर आंशिक दाब होगा डियर वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके मोल अंश के, विलयन में गैस के मोल अंश के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस में प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
पी नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें एक कांस्टेंट रखें हम, कांस्टेंट देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू के एच साइन, ठीक है ना, पी नॉट इज इक्वल टू के एच साइन, ठीक है डियर। आसान है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसी का क्या है, ये फॉर्म है, ये क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है ना। अलग से इसमें कुछ भी किया नहीं जा रहा, अलग से इसमें कुछ भी किया नहीं जा रहा। आप सोच रहे हो कि कुछ अलग से बताया जा रहा है, ठीक है ना, उसी का एक लाइक इसका डिराइव्ड फॉर्म है इसका, है कि नहीं, इस थियरेटिकल टर्म का डिराइव्ड फॉर्म है कि पी नॉट इक्वल टू के एच इंटू साइन। और ये के एच को क्या बोलते हैं, के एच को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक, ठीक है। अब ये जो हेनरी नियतांक होता है डियर, ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, गैस की प्रकृति क्या है, हर गैस के लिए हेनरी का नियतांक अलग अलग होगा। इतना पैनिक नहीं होना आपको, इजी है, बस कुछ नहीं, बस इसको समझ लो कि पी नॉट क्या होता है, मोल इसके प्रोपोर्शनल होता है। पी नॉट मतलब क्या हुआ, ये आंशिक दाब, गैस का जो आंशिक दाब है सरफेस पे जो लग रहा है उसको क्या बोल दिया हमने, पी नॉट बोल दिया, ठीक है। ये हो गया गैस का द्रव में विलेयता का प्रभाव, ठीक है, दाब का प्रभाव। इसके बाद डियर आता है ताप का प्रभाव। क्या आता है, ताप का प्रभाव। डियर जो ये गैस ये जो ताप, गैस का जो विलेयता है द्रव में, इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में डियर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको अधिक दाब पर कोल्ड ड्रिंक में हम क्या करते हैं, बंद रखते हैं, है ना, इसको CO2 को, जिससे क्या हो जाए, अगर आप दाब बढ़ाओगे डियर तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, उस कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा घुल जाएगा। बात समझ में, उस कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, ज्यादा घुलेगा, कौन सी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, बात समझ में। और ये जो लाइक जो लोग ऊपर जाते हैं, जैसे जो पर्वतारोही है, जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो उनके पास एक ऑक्सीजन, जब जैसे ऊपर जाएंगे ये दाब कम हो जाएगी, तो जो दाब कम होगी डियर, तो जब हम सांस लेंगे तो जो ब्लड में ऑक्सीजन घुलेगा वो बहुत कम घुलेगा, क्या हो जाएगा, बहुत कम घुलेगा, ठीक है ना। या तो वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जिससे अधिक दाब रहेगा तो उसकी जो विलेयता वो अधिक होगी, ठीक है ना। तो वो कोशिश करते हैं कि वो चीज ले जाए, लेकिन कई बार अगर दाब बहुत कम हो जाता है डियर तो उनकी बॉडी कमजोर हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विलेयता बहुत कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन ब्लड में घुल नहीं पाता, और ऑक्सीजन अगर ब्लड में घुलेगा नहीं तो डियर ग्लूकोज बर्न नहीं हो पाता, तो वो सारी दिक्कतें भी होती है, ठीक है ना। ऐसा गोतोखोरों के साथ होता है, आपकी बुक में 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको पढ़ लो, हो सकता है कई बार एक डायरेक्ट फॉर्म में पूछे सकते हैं कि भाई इसका कैसा है, क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है ना, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है, ठीक। इसके बाद डियर आता है कि जो गैस का द्रव में विलेयता है डियर, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, ताप का प्रभाव, ये थोड़ा समझना, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, ठीक है डियर। ताप बढ़ाओगे, क्या चीज, ताप बढ़ाओगे तो जो गैस की विलेयता है डियर वो क्या हो जाएगी, घटेगी। क्यों, इसको देखिए, क्यों घटेगी डियर, जब यहाँ पे मान लो ये विलयन है, जो गैस का मॉलिक्यूल डियर आता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि गैस ऑलरेडी यहाँ पे डियर लगभग स्वतंत्र अवस्था में होता है, बहुत अंतराल बहुत कम होता है, तो जब इस फॉर्म में आता है डियर, यहाँ पे जब भूल जाता है तो हम इसको ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये किस फॉर्म में है डियर, द्रव के फॉर्म में, किस फॉर्म में है ये, द्रव के फॉर्म में, ठीक है। तो डियर होता क्या है, ठीक है, तो उससे क्या होता है डियर, अब क्या होगा, ऑलरेडी जब ये डियर यहाँ से यहाँ पे घूमता है ना, यहाँ से जब ये यहाँ पे आता है डियर, ऑलरेडी क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। मैंने इसके पहले भी कुछ ऊष्माक्षेपी वाला समझाया रखा था आपको, ठीक है ना। तो जो गैस के अणु होते हैं, ठीक है ना, ठोस वाले में तो दोनों केस होते हैं डियर, ठीक है ना, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों होता है, लेकिन गैस वाले अणु में डियर केवल एक केस होता है, कौन सा, ऊष्माक्षेपी वाला। ऐसा क्यों है डियर, जब ये गैस अवस्था में होता है यहाँ पे, और जब ये घुलता है इसमें तो किसमें पहुंच जाता है डियर, द्रव अवस्था में, किसमें पहुंचता है, द्रव अवस्था में। तो इस प्रोसेस में क्या करता है डियर,
इस प्रोसेस में क्या करता है डियर, ये एनर्जी रिलीज करता है, क्या करता है, या हीट रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, हीट क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, है ना। ऊष्मा क्या कर रहा है, ऊष्मा निकाल रहा है, ठीक है ना। जब गैस से द्रव में जा रहा है, ऊष्मा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो डियर ये प्रोसेस, ठीक है, जैसे डियर मान लो वाष्प है, क्या है, भाप है, ठीक है ना। अगर आप पानी से भाप बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है ना, यानी इसको एनर्जी देनी पड़ती है तभी तो भाप बनता है। और भाप से पानी में अगर आना है तो भाप को अपनी एनर्जी घटानी पड़ेगी, तो क्या होगा, पानी में आएगा। तो वैसे ही जैसे गैस से जब ये द्रव में जाएगा डियर, ये गैस का मॉलिक्यूल, तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है ना, तभी इस विलयन में घुल पाएगा। तो ये गैस से द्रव में जो जाने की प्रक्रिया डियर, वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है। लेकिन डियर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो देखो इस प्रकार से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी किस में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है। वैसे भी हर कोई द्रव जो होगा वो किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, जो गैस का यहाँ पे मॉलिक्यूल घुला हुआ डियर, उसको उसकी एनर्जी बढ़ाओगे तो किस क्या करेगा, वो कोशिश करेगा किसमें चला जाए, गैस वाली अवस्था में चला जाए। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार डियर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। जो विलयन में जो मॉलिक्यूल है गैस वाले विलय के, वो क्या हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मॉलिक्यूल निकलना शुरू हो जाएंगे तो डियर विलेयता क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई डियर, बात समझ में आई, ठीक है ना। मैंने क्या बोला डियर कि जब गैस को आप विलयन में घोलते हो तो जब गैस का जो अणु है जब विलयन में आता है किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था में चला जाता है, ठीक है। कोई पदार्थ जब गैस से द्रव अवस्था में आएगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, यानी वो कैसी प्रक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होगी, यानी ऊष्मा वो निकालता है अपने अंदर, ठीक है ना। तो इस केस में डियर क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो विलयन में जो अणु होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी वो यहाँ से निकलना चाहेगा, यहाँ से निकलना चाहेगा और किस अवस्था में जाना चाहेगा, गैस अवस्था में जाना चाहेगा। तो अगर इस प्रकार अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलय के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, गैस अवस्था में जाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगी, जो विलयन में घुले गैस के मॉलिक्यूल है डियर, जो विलयन में घुले गैस के अणु है डियर, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, घटना शुरू हो जाएंगे। तो विलेयता क्या हो जाएगी डियर, घट जाएगी। बात समझ में डियर, विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका गैस और दाब का प्रभाव, ठीक है। इसके बाद डियर आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। एग्जांपल ही है, ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल है 2.4 है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल क्या है मैं पढ़ देता हूँ, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है इसका, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपके पास बुक होगी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जल है, क्या है, जल एज अ विलायक यहाँ पे प्रेजेंट है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 293 केल्विन टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब इस जल में हम कौन क्या घोलने चल रहे हैं, N2 मतलब नाइट्रोजन घोलने चल रहे हैं। तो डियर बोल रहा है कि अगर तो नाइट्रोजन घोल रहे हैं 293 पे, हमें ये बताना है कि 1 लीटर जल में, कितने लीटर जल में, 1 लीटर जल में नाइट्रोजन के क्या निकालने हमें, कितने मिलीमोल होंगे, के कितने मिलीमोल होंगे, ठीक है, ये निकालना हमें, यानी नाइट्रोजन के हमें मोलों की संख्या बेसिकली निकालनी है, ठीक है। देखो डियर इस क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व करोगे, और वहां पे डियर नाइट्रोजन को जो आंशिक दाब दे रखा है किसका, नाइट्रोजन का, P0 कितना दे रखा है डियर, 0.987 बार दे रखा है, ठीक है ना, 0.987 बार दे रखा है। और जो Ks की वैल्यू दे रखी है डियर, वो दे रखी है 76.48, ठीक है ना, के बार, किलो बार, ठीक है ना, किलो बार दे रखी है डियर। हमने बताया कि दाब का क्या इफेक्ट होता है, दाब का क्या इफेक्ट होता है डियर, P0 KH साइन, है ना, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, N2 के मोलों की संख्या जो किसमें घुली हुई है, सॉरी N2 का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश इस विलयन के सापेक्ष, है ना, इस विलयन में N2 का मोल अंश कितना है, ठीक है। अच्छा जी, P0 रखो,
पी नॉट रखो 0.987 बार, ठीक है ना। के एस की वैल्यू रखो 76.48 किलो बार है, तो 10⁻³ इंटू बार कर दो, ठीक है। यहाँ से साइन, यहाँ से क्या निकल जाएगा साइन, यहाँ से डियर साइन निकालोगे है ना। जब इसको सॉल्व करोगे डियर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.29 इंटू 10⁻⁵, 1.29 इंटू 10⁻⁵। क्या निकल गया ये मोल अंश निकल गया इसका, N2 का क्या निकल गया मोल अंश निकल गया, N2 का मोल अंश, ठीक। लेकिन डियर क्वेश्चन में क्या निकालना है 1 लीटर जल में N2 कितने मिलीमोल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझो डियर, क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर जल, यहाँ से मोल फ्रैक्शन अगर पूछा होता तो इतने में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन डियर हमें 1 लीटर जल में निकालना है। तो पहले एक काम करो डियर, हमें तो मोल फ्रैक्शन निकल गया, एक बात बताओ अगर 1 लीटर जल है, क्या चीज 1 लीटर जल है, अगर 1 लीटर जल में मैं जल के ही मोलों की संख्या निकालूं, इसके जल के मोलों की संख्या, तो कितनी बताओगे। तो 1 लीटर जल जो होगा डियर उसका ग्राम, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा पता है 1000 लीटर। इसके साथ यही है, इसका डेंसिटी सेम होता है 1 होता है, तो 1 लीटर अगर जल लोगे तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा 1000 ग्राम आएगा। 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना आएगा 1000 ग्राम, और इसका मोल द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम। डियर ये वैल्यू सॉल्व करोगे ये आएगी 55.5, 55.5। तो ये डियर ये वैल्यू आप हमेशा के लिए याद रखो कि 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। कितनी होती है 55.5 मोल। बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब देखो डियर यहाँ पे मैंने साइन निकाल लिया, जल के मोलों की संख्या निकाल ली, ठीक है ना। मुझे पता है साइन इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ N2 के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे N2 के मोलों की संख्या, ठीक है ना, प्लस टोटल मोलों की संख्या यानी N2 के मोल प्लस पानी के मोल कुल। बहुत समझ डियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू कितनी है, कितनी निकल के आई है, ठीक है ना। हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, ये नहीं पता इसको n मान लेते हैं, n प्लस 55.5 हो गया। डियर ये वाली वैल्यू जो है बहुत छोटी है, क्या है बहुत ही छोटी है, तो हम इस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है, इसमें छोटा नंबर, अगर ये वाली वैल्यू डियर मोल अंश बहुत छोटा है तो ये भी वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझो डियर अगर मैं 0.001 में 0.01 प्लस 55.5 अगर इसको हटा भी दूं तो बहुत बड़ा भाग में प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया क्या डियर, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ कि n की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम आने वाली है क्योंकि ये मोल अंश बहुत कम है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से जो n ऑफ N2 आएगा वो कितना आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ गुणित 50.5 इंटू 5, ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी डियर, ये वैल्यू निकल के आएगी 7, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आप मल्टीप्लाई कर लेना, 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल, ठीक है ना। क्या आ गए मोल आ गए, ठीक है ना। इतने मोल हो गए, लेकिन हमें निकालना क्या है डियर मिली मोल निकालना है। क्या निकालना है मिली मोल। मिली मोल का मतलब डियर, मिली मोल का मतलब हमें मिली मोल के टर्म में वैल्यू को रखनी है, ठीक है। तो डियर 1 मोल में अगर मैं लिखूं, ठीक है ना, तो कितने मिली मोल हो जाएंगे 10⁻³ मिली मोल। समझ रहे हो भाई ये कैसे आया, आप ये तो समझो डियर ये कैसे आया। या अगर मैं बोलूं, ठीक है, ऐसे बोल ऐसे दे, ठीक है, 1 मिली मोल का मतलब होता है, 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ मोल, ठीक है। ये तो समझ में आता है, ठीक है ना। अगर मैं इसी को इस साइड ले आऊं तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 मोल कितना हो जाएगा डियर 1 मिली मोल अपान में 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ मिली मोल, ठीक है ना। 1 मोल में कितना हो गया 10⁻³ मिली मोल, तो यहाँ पे मोल की जगह पे क्या रख दूंगा मैं मिली मोल रख दूंगा 10⁻⁴ गुणित 10⁻³ मिली मोल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 7.16 इंटू 10⁻⁴
1 मिली मोल। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई 0.716 मिली मोल। ठीक है, आसान है, ओवरऑल क्वेश्चन आसान था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें, बस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था वो ज़्यादा मैटर करता था। ठीक है ना, पहले हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, फिर एक डिटर्जेंट में मोलों की संख्या निकाल ली, फिर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगा दिया, वहां से हमने क्या करा, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकाल ली, फिर नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकालने के बाद उसे मिली मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, देख लेना, इस पे कोई और क्वेश्चन होगा ट्राई करना। और इसके पहले जो मैंने कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के ऊपर जो भी क्वेश्चन कराया मैंने, मोलरता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, उस पे फिर से ट्राई करना, और सारे क्वेश्चन ट्राई करना। उसके बाद भी डियर का डाउट आएगा तो जरूर पूछना। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके, बाय, थैंक यू।